मित्रों नमस्कार। सामान्य अध्ययन के दूसरे सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र बहुत ही बड़ा है और वो दक्षिण भारत की सबसे विशाल नदी है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। अरावली और सबसे नवीन पर्वत हिमालय है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का फेफड़ा किसे कहते हैं? विश्व का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन नदी घाटी, कांगो नदी घाटी, नील नदी घाटी, गंगा नदी घाटी। तो अमेजन नदी घाटी को विश्व का फेफड़ा कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अमेजन नदी घाटी को विश्व का फेफड़ा कहने के पीछे यह रीज़न है कि वहाँ पर अत्यधिक वन संपदा है और उससे अत्यधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है और जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? भारत की सबसे व्यस्त नदी माही, साबरमती, लूनी, हुगली। ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें सबसे सटीक आंसर है हुगली। हुगली नदी भारत की सबसे व्यस्त नदी है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, एवरेस्ट। K2 गार्डविन ऑस्टिन सही उत्तर है। ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित K2 गार्डविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि ये पीओके में है और सिक्किम में भारत की दूसरी ऊंची चोटी है कंचनजंगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह पर वलय पाया जाता है? किस ग्रह पर वलय पाया जाता है? मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र। तो शनि ग्रह पर वलय पाया जाता है। शनि ग्रह। शनि ग्रह सबसे सटीक उत्तर है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला के बीच, मीर कासिम व सिराजुद्दौला के बीच, शेरशाह सूरी व सिराजुद्दौला के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। यह ऑप्शन ए सबसे सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन, सरकी वंश का शासन कहाँ पर था? तो वाराणसी, जौनपुर, सासाराम, उज्जैन। तो सरकी वंश का शासन जौनपुर में था। जौनपुर सबसे सही उत्तर। इसे पूर्व का सिराज भी कहते हैं। सबसे सही उत्तर है बी जौनपुर। अगला क्वेश्चन है, नाजी सेनाओं गठन किसने किया था? नाजी सेनाओं का गठन किसने किया था? तो यह ऑप्शन आपके पास 4 है। मुसोलिनी, हिटलर, नेपोलियन, सद्दाम हुसैन। तो नाजी सेना जर्मनी की जिसका गठन हिटलर ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित थी? सिंधु सतलज की घाटी में, गंगा जमुना की घाटी में, दजला फरात की घाटी में, मिसिसिपी मिसौरी घाटी में। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी घाटी में विकसित थी।
मेसोपोटामिया आज जहाँ इराक है उसे ही मेसोपोटामिया कहते थे। यह सिंधु घाटी के समतुल्य सभ्यता थी। यह ऑप्शन सी सही है। हालांकि सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया से कुछ मामलों में उत्कृष्ट थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट का प्रयोग हुआ था वो आग में पकाए हुए ईंटों का प्रयोग किया गया था, जबकि मेसोपोटामिया में जो ईंट प्रयोग किए गए थे वह धूप में सुखाए हुए ईंटों का प्रयोग वहाँ किया गया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता उत्कृष्ट थी, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता भी बहुत ही अच्छी और व्यवस्थित थी। ऑप्शन सी सही है। अगला, पुराणों की रचना किसने किया था? पुराणों की रचना वाल्मीकि, वेदव्यास, अगस्त्य ऋषि, वशिष्ठ ऋषि। पुराणों की रचना वेदव्यास ने किया था। महाभारत काल में महाभारत काल के आसपास इसकी रचना की गई थी। वेदव्यास एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने 18 पुराण की रचना की। एक श्लोक है इसमें, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण में व्यास जी ने दो ही बात कही है, परोपकार करने से पुण्य मिलता है और दूसरों को सताने से पाप मिलता है। तो इसका सटीक आंसर है वेदव्यास। अगला, रश्मिरथी के लेखक कौन थे? रश्मिरथी बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके रचक दिनकर, निराला, जासी, प्रेमचंद। तो रश्मिरथी के लेखक हैं दिनकर की ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला, सेवा सदन के लेखक कौन है? सेवा सदन के लेखक धर्मवीर भारती, राहुल संस्कृत्यान, प्रेमचंद और दिनकर। तो सेवा सदन के लेखक हैं प्रेमचंद का ये उपन्यास है सेवा सदन। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सेवा सदन के लेखक प्रेमचंद है। अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन, रॉबिन्सन, मार्शल, अभिजीत भट्टाचार्य। डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम के लेखक हैं अमर्त्य सेन। डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम के लेखक अमर्त्य सेन बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, भारत के रहने वाले अर्थशास्त्री जिनको इस पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार मिला था। द डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम अमर्त्य सेन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऑप्शन ए सही है। अगला, प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 सितंबर, 8 मार्च। तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उच्चतम उत्पादकता है? तो इसमें ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो ऑप्शन ए पंजाब सही है, जबकि अगर समग्र गेहूं के उत्पादन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, इस लिहाज से ऑप्शन ए सही है, पंजाब। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन, साइमन मिशन, रोलेट एक्ट, इसमें से कोई नहीं। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। संविधान सभा गठन किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन, साइमन मिशन, रोलेट एक्ट। तो संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, और कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी 1946, संविधान सभा गठन 1946 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में
की जाने वाली धातु कौन सी है? प्रयोग में ली जाने वाली होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा गलत है। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में ली जाने वाली धातु कौन सी है? तांबा, लोहा, कांसा, पीतल। तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, उपमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, ऑप्शन बी सही है, सत्यमेव जयते। अगला, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल, एजी टांसले, ग्रिफिथ टेलर, एरिट जेल। तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अर्नेस्ट हैकल सबसे सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। अगला, भारोपी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो भारोपी भाषा मतलब भारतीय और यूरोपीय दोनों क्षेत्रों की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्रीमद् भगवद गीता और रामायण। तो सबसे प्राचीन पुस्तक आपको पता ही है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद भारतीय और यूरोपीय भाषा में सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ऋग्वेद, ऑप्शन ए सही है। अगला, किस प्रकाश रंग से प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ये तो ऑप्शन ये देखिए, लाल और नीले प्रकाश से, हरे और बैंगनी प्रकाश से, पीला और नीला प्रकाश से, गुलाबी और हरा प्रकाश से। तो लाल और नीले प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण होता है। हालांकि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होती हैं, सब उत्तरदायी हैं, लेकिन लाल और नीले रंग के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है, ऑप्शन ए सही है। अगला, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने परसेंट? 0.03%, 0.04%, 0.003%, 21%। तो ऑप्शन ए, वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03%, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, रोस्टो ने अपने पुस्तक द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में अर्थव्यवस्था के कितने चरण बताए थे? तो उन्होंने अपनी पुस्तक में अर्थव्यवस्था के 5 चरण बताए थे, ऑप्शन सी सही है। तो मित्रों, ये 25 क्वेश्चन का संग्रह था, ये समाप्त होता है। तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।